बच्चों, मैं शारदा थानवी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वीडियो है बच्चों संबंधित राजनीति विज्ञान से। कक्षा 12th के लिए राजनीति विज्ञान का आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को मालूम है मैंने अ व ब दोनों खंड अपने चैनल पर करवा दिए हैं, मतलब अ खंड और ब खंड सबके क्वेश्चन के आंसर्स सबकी हैं। अब आज हम प्रारंभ कर रहे हैं खंड स के। आज केवल मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन सभी के आंसर सहित। क्वेश्चंस की जो PDF है बच्चों वो मैंने बुक से ली है, कुछ गाइड से ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत मतलब आपको सब मेरे सारे वीडियो के अंतर्गत आपको राजनीति विज्ञान से, हिंदी से रिलेटेड, कंपलसरी हिंदी से रिलेटेड, हिंदी साहित्य से रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगी। आप लोगों के लिए एक अलग से जो कहते हैं प्लेलिस्ट वो भी बना दी जाएगी, ताकि जितने भी हैं 12th से संबंधित प्रश्न बैंक वो सारे के सारे आपको इधर उधर खोजने ना पड़े। प्लेलिस्ट आपने ओपन की और 12th के प्रश्न बैंक आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए, आज हम करेंगे अपने इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपके पास में प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, दूसरा है मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, तीसरा आर्थिक न्याय की विस्तृत विवेचना, चौथा है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, न्याय के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना कीजिए। खंड स कर रहे हैं हम बच्चों। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे, देखिए, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। जिन जिन लाइनों को बोल रही हूँ उन्हीं को आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, मतलब उन्हीं को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, तो आप लोगों के अच्छे नंबर्स गेन हो जाएंगे। देखिए, ये नोट्स के हिसाब से है। सबसे पहला है जो आपके पास में मैं पढ़ रही हूँ, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन से आपको शुरू करना है। अब आपके पास में सेकंड पैराग्राफ में आएंगे आप। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए काफी रोचक विश्लेषण करता है। केवल पुस्तक सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नहीं लिखना आपको। प्लेटो अपनी न्याय पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए काफी रोचक विश्लेषण करता है। यहाँ तक आ जाएंगे आप। इसके बाद में आप आ जाएंगे अगले में। देखिए, इबेस्टिन ने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। तो ये इबेस्टिन ने लिखा है, ये भी आपको याद करना है। अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है, जिनमें एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। अब उन्होंने प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। इन तीनों जो तत्व हैं वो हैं कौन से? बुद्धि है, शौर्य है और तृष्णा है। इन तीनों तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में 3 वर्ग स्थापित करता है। पहला कौन सा वर्ग है बच्चों? शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा वर्ग आ जाता है हमारे पास में सैनिक यानी कि रक्षक वर्ग, जिसमें शौर्य या साहस का वर्ग सबसे ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा आ जाता है उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय, तृष्णा व इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। इतना आपको पूरा याद करना है। तो ये आपके पास में हो रहा है प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। अब आते हैं हम, देखिए नीचे, जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसके बाद में डायरेक्ट आप आ जाएंगे इस लाइन में। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय राज्य के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। अब आ रहे हैं हम नीचे। देखिए, इसे एक लाइन और छोड़ करके, इसी तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। तो ये आ जाता है यहाँ पर, इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। उनका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। तो ये आपका हुआ है प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। अब आपके पास में जो दूसरा क्वेश्चन है वो बच्चों है मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, ये देखिए, इसके अंदर है आपके पास में बुक के अंतर्गत, संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व मानते हैं।
मतलब संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसमें उन्होंने न्याय का महत्वपूर्ण स्थान माना। वह अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड, संत ऑगस्टाइन की रचना है बच्चों, द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। ये हमारे पास में क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस में भी आया हुआ है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। किसका है? तो संत ऑगस्टाइन का कथन है ये। अब देखिए आपके पास में ये मध्यकाल के आ रहे हैं, थॉमस एक्विनस है, ऑगस्टाइन है, ये दोनों के दोनों जो प्रतिपादक हैं ये मध्यकाल के विचारक हैं। ऑगस्टाइन परिवार लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वे न्याय मानते हैं। मध्यकाल में ही थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की निम्नलिखित परिभाषा व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार क्या है? न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। तो ये हो गया आपके पास में मध्यकाल के न्याय संबंधी विचार। अब हम चलते हैं, देखिए आगे एक और क्वेश्चन आपके पास में, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय की विस्तृत विवेचना कीजिए। आर्थिक न्याय की विस्तृत विवेचना देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं जिसको। इसके अंदर वही लाइन करते हैं जो आपको याद करनी है। तीसरी लाइन में आइए, आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जब यानी कि राज्य आर्थिक संसाधनों का वितरण करे तो उस समय राज्य को क्या ध्यान रखना चाहिए? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है। कहता है कि राज्य में सभी समान होने चाहिए, जबकि वो ये आर्थिक न्याय वास्तव में नामुमकिन है, वर्तमान समाज में वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए हर व्यक्ति की। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है तथा गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। समाजवादी विचारक के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर देती है, जिससे समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है, अतः लोग लाभ ही नहीं उठा पाते हैं। यह आपके पास में हो गया आर्थिक न्याय से संबंधित क्वेश्चन। अब आता है आपके पास में भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा को समझाइए। ये देखिए आपके पास में ये पॉइंट है, ये रहा भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, इसको हम पढ़ रही हूँ। देखिए भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समानता है। इसके अंदर आपको देखिए ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में, कौन कौन से विचारक हैं और उन्होंने किस रूप में न्याय की व्यवस्था को स्वीकार किया, न्याय को किस रूप में उन्होंने स्वीकार किया, ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए मैं वैसे तो पूरा पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगी कि इसके अंदर आपको लाइनें कौन कौन सी याद ज़्यादा जरूरी हैं आपके पास में। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत में समानता है। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान एवं निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान कराती है। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। व्यक्ति के अधिकारों व विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में निहित है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। जहाँ प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी, वहीं भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया है। मनु व कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक तो तीनों सबके नाम, यहाँ पर मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर व सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उसके बाद में सीधा नीचे मनु व कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना। अब हम करते हैं, देखिए एक अगला क्वेश्चन है आपके पास में, न्याय के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना कीजिए। ये देखिए आपके पास में जो है प्रश्न 5 है बच्चों, न्याय के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर है देखिए
न्याय की पाश्चात्य अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी, कानूनी नहीं थी। सामाजिक और राजनीतिक थी, कानूनी नहीं थी। वहीं भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया। पाश्चात्य अवधारणा में उन्होंने कानून को नहीं स्वीकार किया, केवल राजनीतिक और सामाजिकता को स्वीकार किया। न्याय में जो अवधारणा स्वीकार की वो राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा को स्वीकार किया, जबकि भारतीय चिंतन में कानूनी रूप को भी, न्याय के कानूनी रूप को भी मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि मनु और कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना। अब आपके पास में अगला क्वेश्चन है, न्याय के सार्वभौमिक मूल्यों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? तो इसका उत्तर देखिए, न्याय के सार्वभौमिक मूल्यों में नैतिकता, सदाचारिता, निष्पक्षता, समानता और कल्याणकारिता की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बनी हुई है। न्याय के सार्वभौमिक मूल्य यानी कि नैतिकता, ठीक है, आती है निष्पक्षता, समानता और कल्याणकारिता की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बनी हुई है। वर्तमान में कानून न्याय, निष्पक्षता व समानता पर आधारित है, तो राजनीतिक और सामाजिक न्याय में समानता पर बल दिया गया है और आर्थिक न्याय कल्याणकारिता पर आधारित है। हाँ, नैतिकता का मूल्य उपेक्षित जरूर हो गया है। यह हो गया आपके पास में न्याय के सार्वभौमिक मूल्यों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। अब आता है हमारे पास में शक्ति के संदर्भ में नारीवादी सिद्धांत। तो देखिए, शक्ति के संदर्भ में नारीवादी सिद्धांत है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इसका आंसर। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है, यानी कि शक्ति का आधार पुरुषों को अलग शक्ति प्रदान कर दी गई है और स्त्रियों को हमेशा हीन भावना से देखा गया है। समाज की सारी शक्ति है पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि नारी मुक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई, प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यूरोप से हुआ। और नारीवादी सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि समाज में शक्ति का विभाजन लैंगिक है, जिसमें पुरुष को ज्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई है और पुरुष नारी के ऊपर अपना शासन का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपके पास में नारीवादी सिद्धांत। अब है आपके पास में लोकहितकारी सत्ता को समझाइए। तो लोकहितकारी सत्ता का देखिए, लोकहितकारी सत्ता को समझाइए। तो लोकहितकारी सत्ता है लोकहित सत्ता का एक महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कर जमा करवाना, यातायात के नियमों की पालना करना आदि। तो ये हो गया आपके पास में लोकहितकारी सत्ता को बताया है इसमें। अब आता है आपके पास में प्रश्न 9, स्वतंत्रता के कोई 5 प्रकार बताइए। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार, ये आपके पास में है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आपके पास में बुक में पूरे स्वतंत्रता के दे रखे हैं 10 प्रकार, उनमें से कोई भी आप 5 प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले है, मैं आपको बता रही हूँ 5 प्रकारों के बारे में। प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता में आपको लिखनी है पहली 2 लाइनें, मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त है। इसके बाद में सीधा नीचे आइए, रूसो ने इस संबंध में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। तो यह हो गया आपके पास में स्वतंत्रता का प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रकारों में पहली हो गई प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें आप लेते हैं, यहाँ से देखिए, मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लिया। उसके बाद में आप आते हैं सीधा 2 लाइन छोड़ करके, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। बस ये यहाँ तक ये हो गया आपके पास में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फिर आता है नागरिक स्वतंत्रता। इसमें आपको यहाँ से देखिए निशान लगा रखा है, एक नागरिक होने के नाते मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है को नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पास में नागरिक स्वतंत्रता। अब आती है आपके पास में राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 2 लाइनें छोड़कर के नीचे आइए सीधा, यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार हो। अब आती है आपके पास में आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में केवल 4 लाइनें। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। तो यह हुआ आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आपके पास में बच्चों देखिए विधि का शासन।
10 नंबर क्वेश्चन है, विधि का शासन अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो विधि का शासन है, देखिए विधि का शासन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विधि का शासन अवधारणा से तात्पर्य है कानून या विधि के अनुसार शासन संचालन तथा कानूनी समानता की स्थापना। कानून के द्वारा शासन की स्थापना विधि का शासन है। इसका आशय है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगर किसी बड़े व्यक्ति से अपराध हुआ है तो उसके लिए भी उतना ही दंड है कि जिसके लिए जो कोई छोटे व्यक्ति से अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। तो कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का आशय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, और कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य है सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय, वे एक जैसे अपराध पर समान दंड। तो ये हुआ है हमारे पास में बच्चों खंड स में 10 क्वेश्चंस के आंसर। कल मैं आप लोगों को करवाऊंगी 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर आपके पास में 40 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। एक बार प्रश्न बैंक कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से भी बताऊंगी कि हाँ ये आपको बड़े क्वेश्चंस के लिए 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चंस आपको, ये टॉपिक्स आपको याद करने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई ज़्यादा भार ना लगे। हिंदी साहित्य का प्रश्न बैंक भी तैयार करवाया जा रहा है, वो भी आपको करवाया जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।